Hello everyone, welcome back to the channel. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Today we are going to continue the second part, that is collection of data. In the previous lecture we had completed the first part of this chapter. So rest topic is left like census and sample methods and the methods of sampling. So the first one, we should be clear with the meaning of census and sample methods children. What do you mean by census method? चिल्ड्रन, हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसको हम यूनिवर्स कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर, और उस यूनिवर्स में से हमारे पास टू वेज़ हैं, दो तरीके हैं जहाँ से हम एक सैम्पल बनाना चाहते हैं, कोई सर्वे कर रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ आइटम सेलेक्ट करनी है, कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है. हमारे पास दो तरीके हैं. दे आर टू मेथड, सेंसस एंड सैम्पल मेथड. सेंसस मेथड क्या है? जहाँ हमारी पॉपुलेशन की हर आइटम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का, यानी कि हर एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है. हर एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है यानी हर इंडिविजुअल यूनिट इज बिलोंगिंग टू द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस. सो इट कवर्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन. सेकेंड पॉइंट इज व्हाट आई हैव रिटन, ह्यूज एक्सपेंडिचर. अब ये महंगा पड़ता है. थोड़ा महंगा क्यों पड़ता है? क्योंकि हर एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे. हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बहुत डाइवर्सिटी है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के करेक्टरिस्टिक्स के, साइज़ के, कलर के, डिफरेंट प्लेसेस पे रहने वाले, डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं. किसी एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, कहीं की पॉपुलेशन कम होगी, डेंसिटी में फ़र्क होगा, डिफरेंसेस मिलेंगे हमें काफ़ी ज़्यादा. तो हर जगह पे जाना, हर पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इट विल टेक मच टाइम एंड इट also becomes costlier also. So huge expenditure will be incurred and large number of enumerators required. अब आपको हमने पिछले चैप्टर में जैसे किया था, इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी से. अब इन्फॉर्मेशन लेने जा रहे हैं, हर एक पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेनी है हमें. अब पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन चाहिए. चलो सपोज करते हैं हम अपने एरिया की बात करते हैं. हमारा एरिया बहुत बड़ा है. अब हमारे एरिया के लिए जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, पर्सन टू पर्सन करनी है, पर होम अगर हम इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाते हो, इट विल टेक मच टाइम. तो हमें क्या चाहिए? बहुत सारे पर्सन्स चाहिए जो हमारी हेल्प कर सके. सो वी नीड लार्ज नंबर ऑफ एन्यूमरेटर्स इन दिस method. So this is the census method children. Let's move to the merits and demerits. What are the merits of this method? So these are the certain merits. So let me explain one by one. Reliable and accurate. अभी मैंने बोला कि पर्सन टू पर्सन हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और जो पर्सन डाटा कलेक्ट करेगा वो एज इट इज़ हमें देगा, क्योंकि उसे कुछ बायसनेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सबसे पहली बात, ठीक है. इसमें बायसनेस भी कम होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पर्सनल एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे. कोई बायसनेस का मतलब समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम खुद फेस टू फेस डाटा कलेक्ट करने के लिए किसी को भेजा जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर खुद जा रहा है, ठीक है. तो लेस बायस्ड है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि डाटा एक्यूरेट मिलेगा हमें. थर्ड पॉइंट इज़ मोर अप्रोप्रिएट. मोर अप्रोप्रिएट मीन्स कि जब सर्टन टाइप ऑफ सर्वे किए जाते हैं तो ये मेथड काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पॉपुलेशन सेंसस लिया जा रहा है. जब पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है तो ये मेथड काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है, काफ़ी ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ पर्सन टू पर्सन इन्फॉर्मेशन मिलती है. और जब सेंसस बनाया जाता है, पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है, एंड दिस मेथड प्रूव्स टू बी वेरी अप्रोप्रिएट. मोर रिप्रेजेंटेटिव. मोर रिप्रेजेंटेटिव मीन्स इट कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स. अभी बताया मैंने आपको कि हर करेक्टरिस्टिक को इंक्लूड करके चल रहा है. हर तरह के लोग हैं इसमें, पर्सन टू पर्सन का टेस्ट प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगे. तो ये क्या शो कर रहा है हमें? रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेटिव, जो हम यहाँ से जिन जिन पर्सन से जो जो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. क्लियर? लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन. कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन मीन्स कि यहाँ से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. हम जब सामने वाले से कांटेक्ट में होते हैं तो अपने क्वेश्चंस को एक्सटेंड भी कर सकते हैं. इंटेंसिव इन्फॉर्मेशन, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन गैदर की जा सकती है, क्योंकि फेस टू फेस कांटेक्ट हो रहा है, पर्सन टू पर्सन एंड फेस टू फेस. सबसे बड़ी बात, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन इज ईजी टू कलेक्ट फ्रॉम दिस मैथड. सो दीज आर द मेरिट्स. लेट्स मूव टू द डीमेरिट्स. डीमेरिट्स क्या है? अभी कॉस्टली है. कॉस्टली क्यों है? अभी हमने बताया क्योंकि पर्सन टू पर्सन के लिए कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन और अलग अलग जगह पर जाना, तो आपका खर्चा तो लगेगा. अब मुझे दिल्ली से हिसार जाना हो, हिसार से चंडीगढ़ मूव करने को कहा जाए, चंडीगढ़ से फिर शिमला मूव करने को कहा जाए, शिमला से वापस दिल्ली को आने को कहा जाए, यानी प्लेस टू प्लेस बार बार मुझे आना जाना मेरा लगा रहेगा, तो मेरा खर्चा बढ़ेगा. सो दिस इज़ कॉस्टली. सेकेंड पॉइंट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन. जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि कॉस्टली है इसलिए सुटेबल नहीं है. ये वहाँ मेथड ज़्यादा सही रहता है जहाँ एरिया हमारा छोटा हो. बड़े बड़े एरियाज भी मेथड सुटेबल नहीं है. थर्ड पॉइंट है मोर टाइम कंज्यूमिंग. मोर टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है. अब
प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल है कि टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हमारा समय भी बर्बाद हो जाएगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, इकोनॉमिकल नहीं है, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। अभी हमने पीछे बढ़ा, अभी जो मेरिट्स के पॉइंट है उसी को अगर हम सोचें तो वो डीमेरिट्स भी हमारी बन जाती है। अभी ये था हमारा सेंसस मेथड। अब मूव करते हैं सैम्पल मेथड की तरफ। सेंसस मेथड में हमने हर आइटम को इक्वल चांस दिया सिलेक्ट होने का। अब सैम्पल मेथड में क्या है, कुछ स्मॉलर ग्रुप्स बनाए जाते हैं या हम कह सकते हैं सेक्शंस बनाए जाते हैं पूरी पॉपुलेशन में से। कुछ लोगों को उठा के एक सैम्पल बनाया जाता है जो पूरे सैम्पल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंसस में क्या बताया मैंने, हर आइटम को इक्वल चांस मिल रहा है, उसके बेसिस पे कुछ हम डाटा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन सैम्पल मेथड क्या कह रहा है कि एक स्मॉलर ग्रुप है या हम कह सकते हैं सेक्शन सेलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन में से, जो जिससे हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो, हम उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं, यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, तो दैट इज़ सैम्पल। तो जो सैम्पल होता है वो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है पूरी यूनिवर्स को, जो भी हमने स्मॉलर पॉपुलेशन कलेक्ट की है वहाँ से कुछ लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया है एक हमारे डाटा के अंदर, हमारी सैम्पल के अंदर सर्वे के लिए। इट मीन्स वो हमारी पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी वो बताएंगे, यानी हम मान के चलेंगे पॉपुलेशन की येस और नो उनके ऊपर डिपेंड कर रही है, वही आंसर बाकी की पॉपुलेशन का भी रहेगा। सो इट कवर्स लोअर कॉस्ट, ये खर्चा कम आएगा, यहाँ पे सस्ता रहेगा, क्योंकि हमें कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो वहाँ हमारा खर्चा भी कम और टाइम भी कम लगेगा। सो दिस इज़ आर सैम्पल मेथड, जो कि हमारे सेंसस मेथड का अपोजिट है। अब बात करते हैं इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। एक बात बताती हूँ मैं, जो सेंसस मेथड की मेरिट्स हैं सैम्पल के लिए डीमेरिट्स हो जाएंगी, सेंसस की जो डीमेरिट्स होंगी या लिमिटेशंस होंगी वो सैम्पल मेथड के लिए क्या बन जाएंगी, उसकी मेरिट्स बन जाएंगी। चलो फर्स्ट है हमारी इकोनॉमिकल। अब वहाँ क्या थी, डीमेरिट थी कि सस्ता नहीं था, महंगा पड़ता था। अभी सस्ता पड़ेगा क्योंकि हम स्मॉलर एरिया को ले रहे हैं, कम पर्सनस को कलेक्ट कर रहे हैं, पर स्मॉल हम सैम्पल बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये हमारे लिए सस्ता भी होगा, यानी इकोनॉमिकल हो गया, कम खर्चा और हमारा कम टाइम लगेगा। रिलायबल एंड एक्यूरेट, हम उस पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि कुछ आइटम्स को लेके हम ये मान के चल रहे हैं कि खर्चा कम आ रहा है, टाइम कम ले रहे हैं, बड़े ध्यान से बनाया जा रहा है, पूरी केयर और कॉशन के साथ, अटेंशन के साथ बनाया जा रहा है, तो रिलायबल हो सकता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो जितना एज सैम्पल्स आर स्मॉलर देन पॉपुलेशन, मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाय कंड्यूसिंग इंटेंसिव इंक्वायरीज। हम क्या कर सकते हैं, जब हम छोटी कुछ एरिया से यानी कुछ लोगों को सिर्फ कलेक्ट करते हैं एज पॉपुलेशन, तो उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ईजी हो सकता है। कितनी मर्जी इंटेंसिव इंक्वायरी कर सकते हैं, जितना मर्जी इंक्वायरीज को हम रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर साइंटिफिक। मोर साइंटिफिक मीन्स ये मेथड सुटेबल, ये मेथड साइंटिफिक क्यों है, क्योंकि यहाँ कंक्लूजन्स को फिर से टेस्ट किया जा सकता है, उनसे फिर से क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता है, पॉसिबल है। देखो जब बहुत से लोगों के घर हमें जाना हो, बहुत से पर्सन से इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, तो वहाँ उनसे दोबारा अगर कुछ पूछना पड़ जाए तो हमें लगा अरे बाप रे, दोबारा कहाँ से जाया जाएगा, दोबारा कैसे इन्फॉर्मेशन गैदर की जाए। अब कुछ लोगों से अगर गैदर की गई है इन्फॉर्मेशन, उनसे दोबारा कुछ पूछना हो तो हमें कंफर्टेबल फील होगा कि चलो उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर से इन्फॉर्मेशन उनसे गैदर कर लेते हैं। तो हमें जब कंक्लूजन रीटेस्ट करने हो तो ये मेथड हमारे लिए साइंटिफिक है। क्विक रिजल्ट्स मीन्स results can be obtained very quickly with the help of this method because less population। किस वजह से, less population की वजह से। last point of merits is more appropriate for wide areas। ठीक है, this method is more appropriate for such surveys whose scope or area is children very wide। so these are the certain merits। now move to the demerits of this। lack of accuracy, यहाँ डाटा accurate कम रहेगा। This survey data are not very accurate। I think it's understood why not accurate, क्योंकि हमने सबको कलेक्ट ही नहीं किया है। यहाँ पर कुछ लोगों के बेसिस पे पूरे डाटा को हम पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो इट विल नॉट बी एक्यूरेट। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं बेटा, वो सैम्पलिंग में मतलब हमारे एडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन करेंगे, उसको रिवर्स करके हम उसकी डीमेरिट भी बना देंगे। पॉइंट्स वही के वही होंगे, सिर्फ घुमा फिरा के उनको मेरिट्स और डीमेरिट्स में हमें कन्वर्ट करना होता है। रॉन्ग कंक्लूजन्स, जब सैम्पल हमारा रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं रहेगा तो कंक्लूजन्स भी रॉन्ग आएंगे। ये कैसे पॉसिबल है कि हम कुछ आइटम के बेसिस पे उसको पूरे डाटा को हम पूरे इकोनॉमी के लिए रिप्रेजेंट कर दें, पूरी पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंट कर दें, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन्स हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो रिजल्ट्स भी हमारे रॉन्ग ही होंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ हमारा नोट एप्रोप्रिएट वेयर सेंसस सर्वे इज डिजायरेबल। दिस इज द थर्ड पॉइंट। Let me repeat।
Not appropriate where census survey is desirable. This method is of no use, children, where the information about the whole universe is required. Clear? For example, census of the population. So this method is suitable where the population is small. So small size of universe where it is only, in that case this method is appropriate, otherwise there is no use of this method. स्पेशलाइज नॉलेज मीन्स कि जिस पर्सन को काम करने के लिए दिया जाए पहले उसको स्पेशलाइजेशन होनी ज़रूरी है उस काम में जो सैम्पल क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर कोई अनपढ़ होगा या अनएजुकेटेड होगा या जिसको नॉलेज ही नहीं होगी, ट्रेंड नहीं होगा, तो वो उन चीज़ों को भी सिलेक्ट करेगा जो हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस होंगी। तो स्पेशलाइज नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक डीमेरिट है, अदरवाइज वो पर्सन काम नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट इज़ डाइवर्स आइटम्स। हमारी एक इकोनॉमी है, जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्सिटी से रिलेटेड है, उसके अंदर डिफरेंट आइटम्स इंक्लूडेड है, डिफरेंट साइज, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट एजुकेटेड पीपल, डिफरेंट एरिया दे बिलोंग, डिफरेंट डेंसिटी with different caste, criticism. So it is difficult to create a sample on all these diversity in the economy, or you can say the population. So children, these are the merits and demerits of sample and census methods. Let's move to the next methods of sampling. So there are two methods of sampling through which we can do the sampling. There are two, that is random and non-random sampling. अब random और non-random sampling क्या होती है चिल्ड्रन? हमें इनके मीनिंग्स एक्सप्लेनेशन चाहिए सिर्फ, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें कुछ भी नहीं दिया होगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें सिर्फ मीनिंग ही क्लियर करना है इनका। अब रैंडम सैम्पलिंग होती क्या है? रैंडम सैम्पलिंग वो मेथड ऑफ सैम्पलिंग है जहां हमारे यूनिवर्स की हर आइटम को सब यानी ईच एंड एवरी आइटम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। अब वो कोई भी आइटम सिलेक्ट हो सकती है। अब उसे सिलेक्ट करने के हमारे पास दो वेज है, लॉटरी मेथड एंड टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड का एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग किसी लाइक स्टोर्स लगी होती हैं कि अगर आप चिट नहीं खा लो, अगर आपकी चिट पे आपका नाम आ गया या जो आइटम लिखी हुई आई लॉटरी के अकॉर्डिंग वो आपकी हो जाएगी। उसके अंदर सर्टन आइटम्स की चिट्स होती हैं, सॉप्स की, यूटेंसिल्स की, एसेसरीज़ की, कुछ भी बाथेबल सॉप्स की, कुछ भी बहुत चीज़ों की स्लिप्स डाल देते हैं एक बॉक्स के अंदर, कहते हैं आप फाइंड आउट करो, जो चीज़ आपकी लिखा आपका निकला वो आपकी हो जाएगी। तो दैट इज़ अ मेथड, लॉटरी मेथड। अब मुझे क्लास है मेरी, उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं सैम्पलिंग मेथड कर रही हूँ अपना। सैम्पलिंग मीन्स कि मैंने वहाँ सब बच्चों की नेम की स्लिप्स डाली। अब 5 स्लिप्स मैं उठाऊँगी, जो 5 स्लिप्स सेलेक्ट हो जाएंगी वो मेरे कंपटीशन के अंदर, सपोज स्पोर्ट्स कंपटीशन है, कुछ भी है, उसमें पार्ट लेने के लिए रेडी होंगे। सो दैट इज़ माई मेथड। तो ये लॉटरी मेथड है। सेकेंड इन टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स मीन्स हमने टेबल्स बना दी, लाइक मैंने कुछ रोज बना दी, उसमें नंबर्स लिख दिए और रैंडमली उसमें से कुछ मैं नंबर्स पिकअप कर रही हूँ। तो दैट इज़ द मेथड ऑफ रैंडम नंबर। रैंडम मीन्स कि रैंडमली कुछ सेलेक्ट करना। अब सबके चांस है, प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे प्रोबेशन की बात आ गई। यहाँ पर रैंडम मीन्स प्रोबेशन, प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है। अब लॉटरी मेथड हो, वहाँ प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं क्या निकल जाएगा, किसका नाम निकल जाएगा, किसकी लॉटरी खुल जाएगी। रैंडम नंबर्स की बात करें तो एक टेबल्स बना दी हमने, जहाँ कुछ नंबर्स लिख दिए, लाइक 1 to 50 एक लाइन में आ गए, 51 to 100 आ गए। अब उन नंबर्स में से मैं कोई भी रैंडमली नंबर बोल रही हूँ, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। सपोज मेरी क्लास में 50 की स्ट्रेंथ है, एक रो में 10 स्टूडेंट्स बैठे हैं, 5 रोज हैं, हर रो में से मैंने बोला कि रोल नंबर वाइज बैठे हैं सब बच्चे। मैंने फर्स्ट रो में से बोला रोल नंबर 10 एंड 5 दे विल बी सिलेक्टेड। तो रैंडमली मैंने कुछ नंबर सेलेक्ट कर लिए। रैंडमली मीन्स फास्टली मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बच्चों के नाम जान रही हूँ उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर रही हूँ। तो दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो ये रैंडम मेथड हुआ। अब सेकेंड है नॉन रैंडम। नॉन रैंडम मीन्स कि जहाँ हमने आराम से किस तरीके से किया। अब यहाँ भी डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ऑल द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, but the convenience or judgment of the investigator plays an important role in the selection of the sample. तो सामने वाले की जजमेंट और उसकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन की जाती है। क्लियर दोनों का मीनिंग? रैंडम सैम्पलिंग जहाँ हर आइटम को इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का, लेकिन नॉन रैंडम मीन्स कि जहाँ इन्वेस्टिगेटर की खुद की कन्वीनियंस और उसकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे हमारे सैम्पल के अंदर सिलेक्ट करेगा। तो सिलेक्शन ऑफ द सैम्पल बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस और जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। सो दीज आर certain methods of non-sampling method. So first one is purposive. Purposive means कि जहाँ पर्पस के बेस पे, पर्पस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर ये देखता है, अपनी चॉइस निकालता है कि किसे अपना ओपिनियन देखेगा, वो उसके अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कौन
सैम्पल्स में यानी आइटम्स कौन कौन सी सैम्पल आइटम्स में सिलेक्ट होने के लायक है वो उन्हें ही चूज़ करेगा. सो पर्पसिव सैम्पलिंग इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ द सैम्पल आइटम्स विच इन हिज ओपिनियन, उसके ओपिनियन में पूरे यूनिवर्स को बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव करेंगी. सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड मीन्स कुछ आइटम्स हैं हमारे पास, ठीक है, उन्हें उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड करना. डिफरेंट स्ट्राटाज मीन्स कि इसे हम मिक्स सैम्पलिंग भी कहते हैं. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड सैम्पलिंग. आई रिपीट, पर्पसिव सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेट सैम्पलिंग. मैंने नहीं बताया आपको. पर्पसिव सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज डेलिब्रेटिव सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड सैम्पलिंग. अब स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या है? रिपीट, कि जहाँ डाटा को डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड किया जाता है. स्ट्राटाज मीन्स ग्रुप्स में. अब क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन डिफरेंट टाइप्स की है, एज, कुछ कलर, कास्ट, क्रिटिसिज्म, बहुत कुछ है हमारे पास, तो उसके बेसिस पे सपोज हम क्लास का ही कह लें, हमने अपनी क्लास को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. इंटेलिजेंट, वीक, नॉन वीक, मतलब बीच वाले स्टूडेंट, मिडल स्टूडेंट, उस तरीके से हमने क्लास को डिवाइड कर दिया. अब मुझे वहाँ से सैम्पलिंग करनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको पहले उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड कर रही हूँ. उसके बाद रैंडमली वहाँ से कुछ सिलेक्शन कर रही हूँ. यानी पहले उसको डिफरेंट स्ट्राटाज में डिवाइड करेंगे और फिर उससे रैंडम सैम्पलिंग की जाएगी. थर्ड वन इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या है? हम पहले डाटा को डिफरेंट वे में डिवाइड करते हैं. क्या है वो वे हमारा डिवाइड करने का? यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकली, geographically and alphabetically. Clear? They will be arranged in the form of numerical, geographical area and alphabetically. Afterward, every nth item of the from the data will be selected as a sample item. क्या कहा मैंने? हर nth आइटम. सपोज मैंने डाटा में से पहले 10th आइटम को सिलेक्ट किया. अब 10th के बाद 20th होगी, फिर 30th होगी, फिर 40th होगी, फिर 50th होगी. अब वो चाहे कोई भी पर्सन उस पर होगा, कोई भी पर्सन उस 10th नंबर पे होगा, वही पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा हमारे सैम्पल के लिए. सो दैट इज़ द मेथड सिस्टमैटिक वन. नाउ फोर्थ वन इज़ कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग क्या है? इस मेथड के अंदर पॉपुलेशन को पहले डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग. उसके बाद कुछ फिक्सेशन है कि इतना कोटा बनाया हुआ है कि फर्स्ट 5 आइटम्स तो हर ग्रुप में से सिलेक्ट होंगी ही होंगी. सो दैट इज़ कोटा सैम्पलिंग. अब ये भी सामने वाले ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर दिया कि उसे कुछ चूज़ ना करना पड़े. आसानी से हमारे को पहले डाटा मिल गया डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. अब उस ग्रुप्स में से हमने कह दिया कि ठीक है, हर स्ट्राटा में से, हर ग्रुप में से कोई भी 5 पर्सन, यानी स्टार्टिंग के 5 या लास्ट के 5 या मिडल 5 हमें सिलेक्ट करने हैं. लास्ट वन इज़ कन्वीनियंस. जहाँ डाटा को सामने वाला अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही प्लॉट करता है, अपने फ़ायदे के लिए करता है. फॉर एग्जांपल, हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना है. मुझे सपोज़ मैं पीएचडी कर रही हूँ और मुझे किसी कॉलेज के ऊपर भी प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो मैंने क्या किया, वहाँ का कुछ फॉर्मेट उठा लिया उस कॉलेज का. मैंने एक मेमो सा उठाया, उसके अंदर मुझे दिखता है कि सब टीचर्स की लिस्ट है कि कौन क्या पढ़ाता है, सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन है. तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वहाँ से कुछ उठा लिया, कुछ नेम्स रैंडमली उठाए और उनके ऊपर मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी. यानी कि मैं उनको जानती नहीं हूँ, लेकिन रैंडमली मैंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वहाँ से उठाए नाम अपने डाटा में डाले, अपनी फाइल में डाले, अपने प्रोजेक्ट में डाले, उनके ऊपर पूरा रिजल्ट मैंने या फाइल अपनी बना दी. तो दैट इज़ कन्वीनियंस, जहाँ हम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करते हैं. So children, the chapter is completed here. Hope everything is clear to you. So stay connected. We will meet in the next video. Stay healthy, stay safe at home. Thank you.